हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के। इसके पहले हमने एनईपी 2020, आरटीई 2009 इन सब का वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप देख करके। और इस सेशन में हम एनसीएफ 2005 के बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने की संभावना है, या जहाँ से बनते आ रहे हैं, या जहाँ से बने हैं। तो ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सीटेट के लिए। तो चलते हैं अपने इस सेशन को देखते हैं। एनसीएफ 2005, पहली बात तो ये बनता है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। पहला पॉइंट यहीं से बन जाता है। और यह क्या है, तो एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें यह कहा गया है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या है यह एक प्रकार से दस्तावेज है, और इसमें कहा गया है क्या और किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि सीटेट वाले यानी टीचिंग लाइन में बच्चों को ही पढ़ाना रहता है, इसलिए पेडागोजी पढ़ना अति आवश्यक है। और पेडागोजी के अंतर्गत सीडीपी को पढ़ना, या फिर जो है आरटी 2009 हो गया, या कोई भी शिक्षा नीति है उसको पढ़ना अति आवश्यक है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एक पॉइंट यहाँ से भी पूछा जाता है कि इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एक प्रश्न बनता है, यह कितनी भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया है, या फिर कितनी भाषाओं में है एनसीएफ 2005। तो भारत के संविधान में जितनी भी भाषा, सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और अगला पॉइंट है, एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। ये जो पांचों पॉइंट हैं, मार्गदर्शित सिद्धांत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख के जाना। और यह डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ज़रूर आपको देखने को डिट्टो ऐसे ही मिलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी इसमें यह कहा गया है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाए ऐसा ना हो किताबी कीड़ा बना दिया जाए, या फिर ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए जिसका कोई बाहरी यूज ही ना हो, या जिसके कोई बाहर से औचित्य ना हो। इसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाए वह बाहरी जीवन से संबंधित हो, बच्चे के डेली रूटीन से संबंधित हो। और बच्चे जिस प्रकार से, जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ ऐसा होना चाहिए कि छोटा बच्चा अगर मार्केट जाता है, 2-4 रुपये खाता पीता है, तो डेली लाइफ में अगर यूज करता है, उस प्रकार से हमको पढ़ाना चाहिए। दूसरा बोला है, इसका पॉइंट है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पहले देखो, रोट लर्निंग को एनईपी 2020 भी मना करता है, आरटीई 2009 भी मना करता है, और एनसीएफ 2005 भी मना करता है। यह कहा गया है कि बच्चों को रटन प्रणाली से नहीं सिखाना है, या रटन प्रणाली पर नहीं रखना है, और रटन प्रणाली से क्या करना है, मुक्त कर देना है। तब इसको कैसे रटाना, कैसे समझाना है, तो कॉन्सेप्चुअल यानी सृजनात्मकता से समझाना है, हर चीज़ प्रयोग करके सिखाना है, बच्चों को पूरा समय देना है। बच्चे जो शिक्षा बनी है बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। और तीसरा इसका पॉइंट है, पाठ्यचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी इसमें यह कहा गया है कि पाठ्यचर्या जो होनी चाहिए, क्यूरिकुलम जो होना चाहिए, जो डेली रूटीन में पढ़ाई जाती है, वह कैसे होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए।
तो फिर कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, यानी बालक के अनुरूप ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए या पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इसी में यह भी कहा गया कि शिक्षा बालक के लिए बनी है, ना कि बालक शिक्षा के लिए बना है। अगला है परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। इसमें फ्लेक्सिबल की बात की गई है, रिगिड की बात नहीं की गई है। इसमें यह कहा गया कि परीक्षा को कैसा बनाना है, लचीलापन बनाना है, और इसको जो परीक्षा या पेपर होना वह कक्षा की गतिविधि से ही जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं का पता मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और, उसका डेली रूटीन में कोई मतलब है ही नहीं, और पेपर मैं कहीं और से ले रहा हूँ, जो हमने पढ़ाया वहाँ से पेपर नहीं लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला बात यह कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। एनसीईआरटी 2005 यह भी कहता है कि जो राष्ट्रीय मूल्य यानी बालकों को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना चाहिए, ताकि वह देश की सेवा करे और देश के विरुद्ध कार्य ना करें। देश के में जितने लोग महान आत्मा जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सब की कहानी सुनाना चाहिए, जिससे बच्चे में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो। आगे हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव, कौन कौन से प्रमुख सुझाव हैं उन सभी को हम देखते हैं, और हर एक पॉइंट क्या है अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख सुझाव में पहला है बालक सक्रिय है, यानी इसमें बालक सक्रिय बताया गया है कि बालक कैसा है, सक्रिय है। बालक कहीं भी निष्क्रिय शब्द दिखेगा तो क्या करना है, उसको देखते ही गलत मारना है। जब तक बालक सक्रिय नहीं होगा तब तक ना कुछ पढ़ पाएगा ना कुछ सीख पाएगा। वह स्वयं से जोड़ तो जाने और सीखे। एनसीईआरटी कहता है कि बच्चा स्वयं उस क्या करे, जोड़ तोड़ करे और उससे सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। बच्चे कुछ सामान तोड़ देते हैं तो मम्मी पापा बहुत पीटते हैं, मास्टर या टीचर बहुत पीटते हैं, जबकि एनसीईआरटी 2005 कैसा कहता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। बच्चा जितना मन करे उतना जोड़ तोड़ करे, जितना मन करे तोड़ फोड़ करे, उसको जोड़े, समझे, गुनगुनाए, तो ये सब उसको बिल्कुल करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यह भी कहता है कि बच्चा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होते हैं और वह हर चीज़ को अपने आप से समझ सकते हैं। टीचर को एक सुगमकर्ता के रूप में बताया गया कि बच्चा टीचर क्या है, एक सुगमकर्ता है। अगला पॉइंट है सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि सीखना क्या है, एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधियाँ है, यानी सीखना समाज से इंटरेक्ट करके। यहाँ तक कि वाइगोत्स्की महोदय ने यह कहा कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं किससे सीखते हैं, समाज से ही सीखते हैं। तो सीखना क्या है, जब तक सक्रिय नहीं रहोगे किसी चीज़ के प्रति जो है सक्रिय नहीं रहोगे, उत्सुकता नहीं रहोगे, तब तक उस चीज़ को सीख नहीं पाओगे। और सामाजिक गतिविधि है, यानी जो भी चीज़ सीखना है, क्या पता हमको जो है समाज वाला चीज़ कोई सिखाई नहीं जा रहा हो और मैं पूरा बढ़िया से पढ़ के सीख के आया और समाज में ढल ही नहीं पा रहा हूँ, तो इसका कोई औचित्य या कोई मतलब नहीं होगा। अगला है सीखने में यांत्रिकता, यानी बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी टॉपिक को बार बार वही टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए। हर बार एक अलग प्रकार की शिक्षा या अलग प्रकार की सीखने की गतिविधि होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को बार बार बच्चों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ये यानी यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। इसमें यह कहा गया है कि सीखने को डर से आप बच्चों को ना सिखाएं, डर से सिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई है, यानी पनिशमेंट दे करके आप सिखा नहीं सकते हो।
डर और अनुशासन, यानी अनुशासन में रख के भी नहीं सिखाना है। बच्चों को आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, बल्कि सिखाने की अनुशासन की जगह बच्चों को बिल्कुल आनंद से पढ़ने दो, मस्त से सीखने दो, वह जैसे मन करे वैसा तोड़ फोड़ करने दो, और संतोष से जोड़ा जाए, यानी ऐसा लालच से ना सिखाया जाए, जल्दबाजी ना किया जाए, आराम से बच्चों को पढ़ने दिया जाए, आराम से बच्चों को सिखाने दिया जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। बालक को सभी जगह कैसा मानना है, तो महत्वपूर्ण माना जगह, चाहे स्कूल हो वहाँ भी महत्वपूर्ण मानना है कि बालक अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा चीज़ है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। घर में भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। समुदाय, अगर कोई समुदाय में बालक बैठा है या खड़ा है, वहाँ भी इसको क्या मानना चाहिए, महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को देखोगे, बालकों का दिमाग बहुत तगड़ा चलता है, वह किसी भी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और कोई भी निर्णय भी फटाक से ले लेते हैं। उनकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। अगर कोई आप इस एक टीचर के रूप में है और आप हैं मान लेते हैं उत्तर भारत के, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, और आपकी संस्कृति भी अलग है। अगर कहीं दक्षिणी भारत का बालक आ गया, उसकी संस्कृति अलग रहे और उसकी भाषा मदर लंग या मातृभाषा मान लेता हूँ इंग्लिश है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि समावेशी कक्षा की तरह उसको भी उसी में शामिल करके सबको पढ़ाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आपस में भाईचारा का विकास होगा और वह एक दूसरे को संस्कृति को भी जानेंगे और एक दूसरे से के बातों से इंटरेक्ट होकर के कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इसलिए किसी भी बालक को मना करना नहीं है, सबको एक समावेशी कक्षा की तरह टीचिंग करना है। अगला है बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि 3 भाषाओं की वकालत करता है। पहली मातृभाषा, दूसरी हिंदी, तीसरी जो है पहली मातृभाषा हो जाएगी, मातृभाषा कोई भी हो सकती है, दूसरी भाषा इंग्लिश होगी और तीसरी कोई अन्य भाषा हो सकती है। यानी त्रिभाषा सूत्र की बातें कौन करता है, तो एनसीएफ 2005 करता है। अगला पॉइंट है, इसने भाषा के 4 कौशल की बात की गई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कितने प्रकार की भाषा कौशल है, तो 4 है। कौन सी है, LSRW। क्या, LSRW, इसको आप सभी को याद करना है। LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एनसीएफ 2005 बोलता है कि भाषा के कितने कौशल हैं, 4। कौन कौन से हैं, और इसमें क्रम भी लगाने को दिया जाता है। एक क्रम क्या है, बच्चा पहले सुनता है और उसके बाद बोलता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, तब जा कर के बच्चा लिखना स्टार्ट करता है। अगर यहाँ से देखेंगे हम, तो बच्चा 2 रूप में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कितने प्रकार की बातें करता है, तो 4 कौशल की बातें एनसीएफ 2004 करता है। LSRW, इसको क्या करना है, याद करना है। अगर इसी को देखोगे तो 2 में होता है, 2 चीज़ से वह किसी 2 चीज़ से सीखता है, देखता है, सुनता है, समझता है, जबकि 2 चीज़ से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसीलिए भाषा को कितने कौशल की कहा गया है कि 4 कौशल की बातें करता है। इसमें अगर हम देखेंगे, सुन करके और पढ़ करके किसी चीज़ को क्या करता है, ग्रहण करता है बच्चा, और बोल करके और लिख करके किसी चीज़ से अपनी बातों को व्यक्त करता है। क्या करता है, व्यक्त करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका ट्रिक भी याद कर लेना कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, ये क्रम भी पूछ सकता है। तो LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग।
अगला है किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी सूचना सबको कह दो ये ज्ञान है, रट लो इसको, तो रट्टू तोता बना दो, ऐसा करना नहीं है। हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत होना चाहिए और हर पॉइंट को, हर सूचना को ज्ञान मानने से क्या किया जाए, बचा जाए। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और आदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग लाइन का एग्ज़ाम होता है हर में से जो है ये पूछा जाता है शिक्षण सूत्र, और शिक्षण सूत्र का भी अगला वीडियो शिक्षण सूत्र का ही होने वाला है। तो इस यूट्यूब चैनल पर आप कंप्लीट सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और इस पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये शिक्षण सूत्र क्या है, एक होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि। आगमन विधि को में जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर बातें की जाती है, यानी पहले ज्ञात चीज़ें दिखाओ फिर उसके क्वालिटी के बारे में बताओ। जैसे कोई आम की क्वालिटी बताना तो पहले आम को दिखा दो और फिर उसके बाद उसके मिठास के बारे में या उसके क्वालिटी के बारे में बातें की जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त वस्तुओं को दिखाओ, उसके बाद उसके बारे में बातें करो या डिस्कस करो या उसके बारे में पढ़ाया जाए। अगला पॉइंट है पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि हर बार बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहो, मतलब पनिशमेंट यानी दंड देना ही नहीं है और हर बार पुरस्कार देना नहीं है। क्या पता हर क्वेश्चन में शाबाश बेटा, लो टॉफ़ी लो, बहुत अच्छा, कितना गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, ये सब बार बार बोलोगे तो उसकी कोई कद्र ही नहीं रह पाएगी। तो जैसे स्किनर महोदय ने सतत पुनर्बलन और वितत पुनर्बलन की बातें की हैं और उसमें भी सबसे बढ़िया कौन है, वितत पुनर्बलन है। उसी प्रकार एनसीएफ भी कहता है कि पनिशमेंट की भावना, मतलब पनिशमेंट हमेशा करना ही नहीं या पनिशमेंट करना ही नहीं है और हमेशा पुरस्कार देते रहना नहीं है। कभी कभार पुरस्कार दे दो, उससे जो है क्या है, बच्चों में लालच या लालसा पैदा होगी और जल्दी सीखने की भी लालसा होगी। अगला पॉइंट कहा गया है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो सह शैक्षिक गतिविधि है उसमें बच्चों के अभिभावक को भी क्या किया जाए, जोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं बच्चों के अंदर जो अभिभावक से ही पता चलता है या अभिभावक को जो है टीचर मिलता रहेगा तो संपर्क बना रहेगा, और जिससे अगर बच्चा कोई गलती करता है तो पेरेंट्स से सलाह ली जा सकती है या पेरेंट्स को बताई जा सकती है। इससे बच्चे में सुधार आएगा। अगला पॉइंट है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि जो पाठ्यक्रम अगर ज़्यादा हो या किताबें मोटी मोटी हों तो वह क्या करता है, जो है असफलता का प्रतीक है। यानी सीमित पाठ्यक्रम की बातें करता है और मोटी मोटी किताबें ना हो, इसकी वकालत एनसीएफ 2005 करता है। इसलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। और यह भी कहता है कि बच्चों के जीवन से संबंधित बुक होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए और संदर्भ परक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा है इधर जो है उत्तरी भारत का और उसका क्यूरिकलम है पूरा दक्षिणी भारत का, तो ऐसा अगर है तो वह बच्चा कुछ जान ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो है विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों को सीमित किया जाए या असफलता का प्रतीक है, और बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उससे डेली रूटीन से या दैनिक चर्या से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला है मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। इसमें जिस उम्र का या जिस स्टेज का बालक हो, जिस उम्र के हिसाब से हो, उसी के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि बच्चा छोटी क्लासेज में है, 1-2 में है, और उसको पढ़ाया जाए 8-9 का मैथ, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा और बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जान ही नहीं पाएगा। अब उसको पढ़ाना है, प्लस माइनस जोड़ जो है गुणा भाग सिखाना है, छोटा छोटा करना। अब क्या पता तुम उसको बहुत बड़ी बड़ी करो, तो वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और वह पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम हो कैसे होना चाहिए, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र क्या है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है। प्रमुख सूत्र क्या है, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो अधिगम बच्चों में करना है या कराना है या टीचिंग कराना है, ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के जो है कोई भी भार ना दे। तो इसी के अनुसार, इसी से तो बस्ते को कम किया गया है, क्योंकि बच्चे अभी भी प्राइवेट स्कूलों में देखोगे तो बच्चे पूरा बैग भर भर के ले जाते हैं और उनकी बचपन से ही जो है जो कमर है, कंधा है, ये सब, और बच्चे आजकल के छोटे तो ज़्यादा यहीं से हो जा रहे हैं। इतने भारी बैग ले जाना है, रोज़ ले जाना ले आना, उनकी जो लंबाई में कमी आ जाती है। तो इसीलिए, और इसमें एनसीएफ 2005 में कहा गया कि बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला पॉइंट, मूल्य को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्य देखो, जो समाज में मान व्यवहार है उसी को अपनाना, यानी जैसा कैरेक्टर बच्चों का होगा, जैसी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व होगा, उसको जो है कैसे सिखाना है, तो इसको वातावरण देकर सिखाना, ना कि उपदेश दे करके। क्या पता मैं सिखाऊं, टीचर, मैं मान लेता हूँ मैं एक प्रकार से टीचर हूँ और मैं बच्चों की सिखा रहा हूँ, बच्चे दारू नहीं पीना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए और गाली गलौज नहीं करना चाहिए, समाज में अच्छे से रहना चाहिए और पान गुटखा नहीं खाना चाहिए। अब खुद मैं पान गुटखा खा के आ रहा हूँ, गाली का प्रयोग कर रहा हूँ, पनिशमेंट सबको कर रहा हूँ, परेशान सबको कर रहा हूँ, समाज से रोज़ लड़के आ रहा हूँ, तो इससे बच्चे पर क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए यह कहा गया है कि बच्चों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए, क्योंकि बच्चा जो होता है टीचर का ही सब कुछ एक्सेप्ट करता है, टीचर की जैसी भावना रहेगी, टीचर की जैसी पर्सनालिटी रहेगी, सभी चीज़ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और वातावरण में होने वाली जो भी कुछ चीज़ें होती हैं सभी का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगला बातें की गई है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ऐसा ना करें कि बच्चों को पढ़ने का कुछ और मन करे और तुम अपने हिसाब से, या माता पिता या टीचर अपने हिसाब से बच्चों को बोले, बच्चे तुमको यही पढ़ना है, बाकी दूसरा चीज़ नहीं पढ़ना है। 3 इडियट मूवी में देखो कि सब लोग कितने परेशान थे, लास्ट में जाकर के सभी लोग क्या किए, सुधार किए। तो इसी प्रकार यह भी बोला है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, उसका जो मन करे वह पुस्तक पढ़े, उसका जो मन करे वह सब्जेक्ट ले, किसी के दबाव में या कोई ज़बरदस्ती ना करे। अगला पॉइंट है, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। एनसीएफ 2005 कहता है शांति शिक्षा को बढ़ाया जाए, ये नहीं कि बच्चे जो है शोर करते रहें और उसमें पढ़ाई होती रहे। बिल्कुल जो है शांति शिक्षा को बढ़ावा होना चाहिए। महिलाओं के प्रति आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। बचपन से जो बचपन में बच्चों की रीढ़ होती है, जैसा बच्चों को ढाल दोगे उसी प्रकार बच्चे रहने लगते हैं। और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। जैसे समय समय पे फंक्शन होता रहता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी भी खास दिन हो गया, उस दिन फंक्शन की आवश्यकता होती है। उस कार्यक्रम में क्या आपको विकसित करना है, तो बच्चों के अंदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति आदर भाव, ये सब बच्चों के अंदर क्या करना है, स्थापित करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए।
सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कोई भी फंक्शन हो गया, उस फंक्शन में मनोरंजन के स्थान पर किसको बढ़ावा देना चाहिए? सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। आजकल के तो मूवी, पिक्चर, गाना सब इतने अजीब तरह के हो गए कि उससे कोई मतलब मनोरंजन के लिए कुछ भी चले, सौंदर्य बोध का कोई उसमें औचित्य है ही नहीं। जबकि एनसीएफ कहता है कि बच्चों में कैसी जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो उसको मनोरंजन पे ना ध्यान करके उसकी सुंदरता पर, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के बारे में जो है बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। शिक्षक जो होते हैं, जैसे आजकल ज़माना है डिजिटल प्लेटफार्म आ गई है और OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी है। का पता इस समय कंप्यूटर का ज़माना आ गया, सब लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं और अभी कहीं भी जो है वही वाइट बोर्ड पे या फिर 3 गुड़िया वाले बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी जो है एनसीएफ कहता है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। समुदाय को कैसे मानवीय संसाधन, जबकि कम्युनिटी यानी समुदाय से ही हर चीज़ सीखा जाता है। बच्चे इंटरेक्ट करके समुदाय से ही सीखते हैं। अगर बच्चे आपस में कई सारे बच्चे, कई संस्कृति के बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं तो अपना एक दूसरे को जो है अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, अपनी भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में क्या करे, प्रयुक्त होने का अवसर दे। अगला पॉइंट है बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित हो पाठ्यचर्या हो, यानी बच्चों का विकास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सभी विकास से संबंधित होना चाहिए। यानी बालकों का चौमुखी विकास होने वाला आधारित पाठ्यचर्या होना चाहिए। ऐसा ना हो केवल शिक्षा पर आधारित बच्चों को रटते रहो यानी केवल ज्ञान ही दिया जाए, ऐसा है नहीं। पाठ्यचर्या में शारीरिक विकास कैसे करना उस पर भी ध्यान देना है, समाज में कैसे रहना है, सामाजिक जो भावना उसको भी विकसित करना है, समाज के अनुरूप बनाना है। और मानसिक विकास ऐसा ना हो कि वो रट्टू तोता बना दो, मानसिक विकास भी कराना है। मानसिक विकास कैसे होगा उन सभी के बारे में भी डिस्कस करके उसके हिसाब से कराना है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, हालांकि इनसे संबंधित लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग में नैतिक विकास कैसे कैसे होता है उन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। तो नैतिक विकास भी बच्चों में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो रट्टू तोता बन जाए या समाज से कोई इंटरेक्ट हो ही नहीं और कोई नैतिकता बची ही नहीं रहे। आजकल में देखोगे ये फैशन आ गया है कि जो शहर गया उसकी नैतिकता मर जाती है। जो भी पैसे पाने वाला है या जो भी पैसे कमाने वाला उसकी नैतिकता क्या हो जाती है, मर जाती है, समाज से थोड़ा अलग हो जाता है। जबकि बच्चों में क्या करना है, बच्चों को चौमुखी विकास करना है, यानी शारीरिक जो है नैतिक, सामाजिक, मानसिक सभी विकास होने चाहिए। आगे है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। यही मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीएफ भी क्या कहता है, समावेशी वातावरण की बातें करता है, यानी सभी सभी के संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और सभी बच्चे एक साथ, चाहे विशेष बालक हो चाहे समान बालक हो, सभी बालकों को एक साथ पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी बालकों को सिगरेशन नहीं करना है और सभी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत करके पढ़ाना है। ताकि इसमें ऐसा ये होता है जैसे हम लोग साइंस मैथ पढ़ते हैं तो साइंस में भी काम आता है, तो इसी प्रकार एक सब्जेक्ट को पढ़ने से दूसरा सब्जेक्ट समझ में आने लगे, ऐसा जो है पाठ्यचर्या या ऐसा होना चाहिए। तो समावेशी वातावरण में वही कहता है विशेष बालक प्लस विशिष्ट बालक सभी को एक साथ पढ़ाया जाए। वह किसी भी संस्कृति, किसी भी भाषा, उनकी कोई भी मातृभाषा हो, सभी को एक साथ पढ़ाने की वकालत एनसीएफ 2005 करता है। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव। इनके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स का नेचर
एकीकृत इंटीग्रेटेड होना चाहिए। एकीकृत मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए वह अन्य सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए। जैसे अगर मैथ पढ़ाया जाए तो मैथ डेली रूटीन से भी संबंधित हो। फिजिक्स पढ़ोगे उसमें भी मैथ का यूज होता है, और मैथ पढ़ने से कई सारे चैप्टर में भी प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। तो जो मैथ पढ़ाया जाए वह कैसा होना चाहिए? एकीकृत होना चाहिए। एकीकृत मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड या जुड़ा हुआ। इसका मतलब मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसको हमने अभी क्या किया, समझ लिए हैं। आगे बातें करता है। एनसीईआरटी 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। इसमें यह भी बात की गई है कि जो है गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को क्या करता है, ये अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करता है। वैसे समझ में नहीं आता कि मैथ पढ़ने से क्या किया जाए, लेकिन अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं डेली रूटीन में उसका प्रयोग करते रहते हो। इससे किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करना, किसी के बारे में डिसीजन लेना, इन सभी का विकास जो है मैथ के द्वारा होता है। आगे देखते पॉइंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी 2005 5 विधियों पर जोर देता है। कितने विधियों पर? तो 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सा है? पहला, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। इसमें यह कहा जाता है कि बच्चे अपने हिसाब से करके सीखें, यानी बच्चों को सीखने के लिए करके सीखने पर जोर देना चाहिए। हालांकि जोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोर शब्द जो है का प्रयोग बच्चों के में किया ही नहीं गया है। तो इसमें सिंपल जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसका निरीक्षण करके बच्चे सीखें। और दूसरा है परीक्षण विधि यानी टेस्ट मेथड। ये भी एनसीईआरटी 2005 कहता है कि जो है परीक्षण विधि पर आधारित होनी चाहिए। और सामूहिक विधि यानी एक दूसरे से बच्चे इंटरेक्ट करके सीखते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह यानी सामूहिक विधि द्वारा जो है अच्छी तरह से सीखते हैं। तो एनसीईआरटी कहता है सामूहिक विधि जो है पर जोर देता है। अगला है मिश्रित विधि यानी मिश्रित विधि पर भी जो क्या करता है एनसीईआरटी जोर देता है। अब आगे देखते हैं। एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में माना गया है, फैसिलिटेटर के रूप में माना गया है। एनसीईआरटी 2005 भी कहता है कि जो शिक्षा है वह कैसा होना चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। और शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में ही माना गया है कि शिक्षक क्या है, एक सुगमकर्ता है जो बच्चा अगर सीखने में कहीं कठिनाई हो रही तो शिक्षक क्या करे, उसमें बच्चों को मदद करे। आगे है एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित करनी चाहिए, यानी बच्चों के अंदर राष्ट्र के समक्ष कैसा सामाजिक और आर्थिक चुनौती जो है उसकी समझ बच्चों के अंदर पैदा हो इसकी। और दूसरा पॉइंट है बच्चों और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हैं। वे वातावरण की समग्र समझ को क्या करना है, विकसित करना है। साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट पर आधारित होना चाहिए। साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैसा एक्टिविटी कराना चाहिए और एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए। सुपरिचित अनुभव के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को क्या करें, सीखना, यानी अनुभव के आधार पर वो भी अच्छी तरह, वही कहा गया ना अल्प ज्ञान जो है हानिकारक होता है। तो एनसीईआरटी भी कहता है कि सुपरिचित अनुभव के आधार पर ही साइंस के कॉन्सेप्ट को क्या किया जाए, समझाया जाए या सिखाया जाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।